नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया है 2023 का, उसमें इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला ये है। इसी प्रकार से हम 15 का 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस चैनल पे, और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से हम ये देखते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट है, ये पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें कितने 100 क्वेश्चन होंगे, 100 और 200 मार्क्स के आते हैं और 2 घंटे में करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए, पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। और चौथा है कि यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। देखो, इसमें हम क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और उसके बाद आंसर में यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, तब तक आप पूरे चारों ऑप्शन पढ़ के आप अपना भी ठीक लगा सकते हैं कि मेरे कितने सही हो रहे हैं उसको आप। और उसके बाद आप अपने काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो पहला कथन सत्य क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब देखते हैं दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये तो एक नगरीय सभ्यता था। आपने पढ़ा है कि नगरीय सभ्यता थी। फिर तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को जो है वो पालतू बनाने के लिए, केवल ये पालतू पशु थे, ना कि ये अधिक मात्रा में पाले जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद में ये यहाँ तीसरा क्या है, चौथा है कि यहाँ के लोग केवल चावल की नहीं, यहाँ पे गेहूं का भी उत्पादन होता था, जौ का भी, बाजरा का भी, ज्वार का भी, ठीक है। तो इसीलिए गलत है। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में ही यहाँ पे कराऊंगा प्रैक्टिस है, जिसकी जल्दी हो जाएगा और जल्दी आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल क्या है। तो जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल क्या है। तो इसका आंसर सी आपका सही होगा। सी क्या है कि सही विश्वास, ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी कि सम्यक दर्शन, देखो सही विश्वास का मतलब है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सही ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण, सम्यक है सही, आचरण मतलब सम्यक आचरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो क्या है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे। ये कहते थे पलिच्छादम इसको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कौन सी भाषा लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है संस्कृत में ये लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा मुद्रित हुआ। तो ये हुआ शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो मुगलों और मराठों के बीच सबसे पहले द्वंद्व किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहते हैं। तो लॉर्ड रिपन को। इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो ये हुआ था 1856 में। इसका डी ऑप्शन आपका सही है, 1856 में अवध का विलय हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्या है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये किया था किसने। तो
सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे है महादेव रनाडे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत है, तो ये इसका आंसर सही है सी। ठीक, अब देखिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये थे, क्या नाम है, हाँ, सत्य शोधक समाज हो गया 1873 में। और उसके साथ में एक आता है प्रार्थना समाज, बहुत पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, किसकी? तो प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज। और उसके बाद एक आता है कि तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा की देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी 1839 में। और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये था इब्राहिम शाह सरकी ने सन 1408 में। कब? तो 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण ये कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? तो 1/2 भाग, 1/2 यानी कि हाफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो ये देता है प्रतिष्ठा और अवसर की। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये आई थी स्वर्ण सिंह समिति, और इसने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था या सम्मिलित होने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए केवल एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। अगर आर्टिकल पूछा जाता तो आर्टिकल 244 का 1, ठीक है, 244 का 1 और 244 के 2 में ये प्रावधान किया गया। अनुसूचित जनजाति को का संरक्षण जो है वो को शक्ति जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर है बी सही है। क्या? कि सभी व्यक्ति जिनके पास गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में जो दर्ज हो, तो उन सबको ग्राम सभा में शामिल होने का अधिकार है। और ये है आर्टिकल 243 के खा में, ठीक है, यानी 243 के खा में, बी में। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो अधिकतम संख्या सीमित करता है किसमें? तो 91वां संविधान संशोधन, और जिसके तहत 15% जो है लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद का होता है। और संख्या में अगर पूछे, संख्या में 12 मंत्री, ठीक है। तो क्या बोला है कि केंद्र और राज्य, देखो संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद, केंद्र और राज्यों में दोनों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो 91वां संविधान संशोधन के तहत कितना? तो 15% और संख्या में तो 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा पेपर और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है उसमें, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनेंगे, सुनने से आपको जल्दी याद होगा, और जिस प्रकार से मैं प्रश्न पढ़ता हूँ उसका आप सुनते जाइए, तो सुनने से आपका जल्दी से याद भी होगा और टाइम भी कम लगेगा, इससे आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन एक संवैधानिक संस्था बोले या संवैधानितर संस्था बोले? संवैधानितर मतलब संविधान से इतर, यानी कि किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो
नीति आयोग, नीति आयोग क्या है कि संविधानेतर यानी कि संविधान में नहीं है, या एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। यहाँ बोल रहा है 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर सभापति पूछता है तो माउंट बेटन इसके सभापति थे, जबकि उपसभापति की बात करते हैं तो कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान, नेक्स्ट है कि 21वां सॉरी दोस्तों सॉरी हाँ, संविधान, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 241 में, आर्टिकल 241 में। और 239 क्या है, तो आर्टिकल 239 है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के संबंधित 239 में प्रावधान है। और 214 में क्या है, तो 214 में है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रबंध है, राज्यों में एक उच्च न्यायालय का प्रबंध है 214 के तहत। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 241 में किया गया है। जबकि 231 में क्या है, तो 231 में है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान 231 में, और यहाँ पे इसका आंसर सी 241 होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, तो ये आते हैं मूल अधिकार के परिवर्तन वाले, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। 23-24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है कि 24 है स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश त्रिभुज का भाग नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्ण त्रिभुज जो कि एक मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो कंबोडिया नहीं है, क्योंकि ये गोल्डन है। थाईलैंड हो गया, म्यांमार, लाओस, ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, देखो एक दिवस जरूर पूछता है, तो एग्जाम में एक दिवस जरूर पूछता है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। 15-15 सेट में जो है 1-2 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके साथ में मैं आपको बहुत सारे दिवस भी कराऊंगा वीडियो में, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगर पूछता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तब या भारतीय राष्ट्रीय ने कहकर भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो 18 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। लोसुंग कहाँ का है, लोसुंग है सिक्किम का। लोसुंग कहाँ का, सिक्किम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है कि योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। तो योनेक्स कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित योनेक्स कप है। नेक्स्ट है कि सूरजताल झील किस राज्य में अवस्थित है। तो सूरजताल झील जो है ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील अवस्थित है। और भी हैं जैसे कि रेणुका झील सुना होगा, रेणुका झील और नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा हम देखते हैं तो इसका डी आंसर सही होगा। डी में क्या है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा जो है वो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित, ठीक है, संतुलित तंत्र। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को बोलते हैं हम क्या, पालितंत्र या इकोसिस्टम। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने आवश्यक हैं। तो ये है 33.33 यानी 33.33% क्षेत्रफल पर जो है वन अनिवार्य है। तो ये है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए ये 33.33% वन जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉरी दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। क्यों है? तो ये है यांत्रिक मदद हेतु, ये है यांत्रिक मदद हेतु। क्या बोला? एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, जय भारत क्षेत्र है और इनकी स्थापना वर्ष, तो सिमलीपाल की स्थापना 1994, ठीक है। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुई थी, 2000, ठीक है, ना कि 2002, ये भी गलत हो गया। और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। नोकरेक की स्थापना 1988 सही है इसके ये, और नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय में है। और पन्ना जो है, पन्ना की स्थापना 2011 में, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो एक बार फिर मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ। सिमलीपाल उड़ीसा, कंचनजंगा सिक्किम, नोकरेक मेघालय और पन्ना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है, जो भारत का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जो अपने निर्णय को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। और लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा हाई कोर्ट है जो अपनी कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? तो वो होगा गुजरात हाई कोर्ट हो गया लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट। अगर पूछेगा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय, तो केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया? तो श्वास ऐप को किसने जारी किया? तो तमिलनाडु ने श्वास किससे संबंधित है? तो स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु, ठीक है। तो स्वच्छता संबंधित है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो संगम नौसेना अभ्यास किसके साथ हुआ? तो अमेरिका के साथ हुआ। भारत और अमेरिका के साथ ये 7वां संयुक्त अभ्यास था जो दिसंबर 2022 में किया गया था, संगम। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है टोंगा जो है 187वां देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश बना है। और आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद रखिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1919 में हुई थी आईएलओ की स्थापना। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, और इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की तरफ से फिजी कौन गया था, किसमें? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 हुआ था, इसमें गए थे जयशंकर प्रसाद। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिजी की राजधानी क्या है, ठीक है। फिजी की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया था ऑपरेशन दोस्त। कहाँ? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे? तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया? तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत देश का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत? तो 6 से लेकर 6.8 तक, 6 से 6.8 तक। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई विश्व में कितना है? तो पहला स्थान है। और कुल मतलब पूरे कुल दूध का उत्पादन विश्व में 25% योगदान केवल भारत का है। तो 25% योगदान भारत करता है, जो कि पहले पायदान पे है, प्रथम स्थान पे दुग्ध के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 में से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु का संबंध किससे? तो कुश्ती से है। तो अंशु का संबंध है किससे? तो कुश्ती से है संबंध। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 के लिए
किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया हैरी हाउस को ग्रैमी ऑफ द ईयर, मतलब एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं विक्ट्री सिटी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। बी ऑप्शन सही है, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को स्थापित किया गया है कहाँ पे? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया महाराष्ट्र के लातूर में। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है और ये BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज क्या है? तो BR अम्बेडकर की प्रतिमा है और यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ये रहा नई दिल्ली। तो जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2023 जनवरी 2023 में आए वो रिपोर्ट में 2022 में सबसे प्रदूषित शहर तो नई दिल्ली, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है मैचिंग करने वाला, मिलाना वाला है। देखिए, एक तरफ है राज्य, एक तरफ राज्यपाल, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक हैं, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है कि मेघालय के फागू चौहान, तो सही है। झारखंड के CP राधाकृष्णन, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र के गणेश लाल, तो ये गलत है। महाराष्ट्र के हैं गणेश लाल नहीं, तो महाराष्ट्र के रमेश बैस हैं, रमेश बैस, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था खेल से। तो ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है। तो कौन? तुलसीदास बलराम जो थे एक फुटबॉलर, यानी कि इनका संबंध खेल से रहा है, फुटबॉलर रहा है। और ये 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था इनका खेल में, और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। किसको? तुलसीदास बलराम का निधन हो गया था कि खेल यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो संगीता वर्मा को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बना गया है। और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी प्रतिस्पर्धा आयोग की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। और भोपाल में किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। और ये 7वां था। कौन सा? तो 7वां धर्म सम्मेलन था, 7वां था धर्म सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था, जिसने उद्घाटन। नेक्स्ट है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती बनाई गई। तो 200वीं जयंती दयानंद सरस्वती की बनाई गई। और ठीक है, और इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ये भी याद रखना कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब? तो 1875 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो हुबली में किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब कौन सा हो गया? तो कर्नाटक का हुबली जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है दुनिया का सबसे पहला। और कितनी डिस्टेंस है? तो 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर लमसम लगभग। नेक्स्ट है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? तो याओसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में। कहाँ पे? तो ये मणिपुर में याओसांग उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण जो सम्मान है किसको दिया गया? तो ये गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को क्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली
पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है, सुरेखा यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, याद रखना कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। और इसकी कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। और सेकेंड स्थान है किसका? तो बिहार का। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश से लगती है सीमा। कितना? तो 520 किलोमीटर लगती है। ठीक है, किसकी? तो किस भारतीय राज्य के साथ की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा कहाँ से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो सेंटोस ये कहाँ है? तो ब्राज़ील का एक काफ़ी बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। किसको? सेंटोस को ब्राज़ील का जो है एक कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसका नाम कॉफ़ी पोर्ट रख दिया गया। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है और ये कुमायूं हिमालय का भाग है। क्या? नंदा देवी चोटी। और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी आप याद रखना कि ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। कैसा? तो प्रवाल द्वारा निर्मित ये है। प्रवाल के द्वारा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है निर्मित है, प्रवाल के द्वारा ये निर्मित है। और ये अरब सागर में स्थित है। कौन सा? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल के द्वारा ये निर्मित किया गया। और लक्षद्वीप के 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप क्या है? 36 द्वीपों का एक समूह है और इसकी स्थापना जो है 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी। 1956 में किसकी? तो लक्षद्वीप के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? तो ये है चिनाव की दूध गंगा जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन जो है भार की एसआई मात्रक है। कुछ एसआई मात्रक और आप लोगों को बता देते, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा को मोल और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। तो ये क्या है? ये एसआई मात्रक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोला कि यदि कार्य का मान जो है धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य, यानी कि जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। तो यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाएगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं कैसे? तो विपरीत दिशा में। कैसे? तो विपरीत दिशा में ये बल कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस पे? तो विपरीत दिशा में।
नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं। तरंग के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो आयाम जरूरत है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, तो ये सभी तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम कोई भी विशेषता तरंग की नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा विकल्प देखिए रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तित होना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये एक भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ये भी एक क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये तीनों भौतिक है, लेकिन दही दूध का दही में परिवर्तित होना तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से हम उसको दही को दूध तो नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी वस्तु जो है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होने के बाद पुनः उस रूप में ना आए तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु जो है एक से दूसरे में परिवर्तित होकर पुनः भी उसी अवस्था में मतलब लाया जा सके, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया गया है। तो निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया गया है। तो ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य तापमान पर इनमें से ऑप्शन बताएं, इनमें से कौन सा सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में। तो गैलियम भी एक है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 2 और 6 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। इनमें से कौन सा एक तत्व है जो कि मूल विशेषता माना जाता है। तो ये परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्न में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीकरण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसमें। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण कौन सा है। तो यदि किसी पीएच मान 0 हो तो क्या होगा कि सशक्त एसिड होगा, कमजोर बेस होगा। क्या, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा, तो वो क्या होगा, उसका पीएच मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन क्या होता है। तो क्षार जो है वो जल में OH आयन निर्मित करते हैं। तो क्षार जो है जल में OH आयन निर्मित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, लेकिन वो निष्क्रिय है। तो कौन सी, तो हीलियम क्या है, एक निष्क्रिय गैस है जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन को रखा गया है। नेक्स्ट है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो खाद में होता है। खाद में जो है अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है, जो कि उर्वरक में पौधे की वृद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 82 नंबर क्वेश्चन कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है वॉशिंग सोडा, सुना होगा। तो वॉशिंग सोडा होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण नमक होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो कौन सा, तो वॉशिंग सोडा होता है, और कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है कि हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे के लिए किया जाता है? तो हीमेटोलॉजी का रक्त का अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है कि वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन के लिए डेंड्रोलॉजी का शब्द का उपयोग करते हैं। एक होता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी होता है वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। एक होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता है जिसमें कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन करना होता है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, कुछ जो मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ तो उसको भी आप ध्यान से सुनिए। इससे ये होता है कि आप सचेत हैं कि नहीं, ध्यान से सुन रहे कि नहीं, तो इसको भी आप सुनते रहिए कि मैं जो जो बोलता हूँ हर एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए, तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार बोलने से और सुनने से ही चीज़ें याद होती हैं। देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कि पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इसको। क्या? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक जो है, जो कि हमारे शरीर में वसा का संचयन ऊतक है। नेक्स्ट है कि स्थायी ऊतकों में के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है? विभेदन। क्या बोला? कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये होता है विभेदन। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। देखो, ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है। 87 पे हम लोग आ गए हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है क्या? तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है क्या? तो कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है पादपों में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकी के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये दिया था किसने? तो ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये होते हैं एनिलिडा। जोक जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो ये मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित पूछ रहा है, यानी कि वायरस नहीं है। तो वायरस से नहीं होने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक यानी टीबी जो है वो वायरस से नहीं होता, ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, तपेदिक यानी टीबी। नेक्स्ट है, और इसको क्षय रोग भी कहा जाता है, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। और इसके साथ साथ में इसके आर गाडविक और बी राव इसके सदस्य थे। तो ये दोनों लोग सदस्य थे, BR राव और गाडविल, ठीक है, यहाँ गाडविल नहीं दिया हुआ है, तो गाडविल भी इसके सदस्य थे, लेकिन इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM की स्थापना में कहाँ पे स्थापित है? ये कहाँ पे है इसे? तो ये हैदराबाद में। क्या? तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कीमती सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है औद्योगिक कर्मियों के लिए
कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए कीमत सूचकांक। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अब ये 5 प्रश्न आपको मिलेंगे किसके? तो ये मिलेंगे मैथ्स के। तो इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। बाद बाकी 2-3 क्लासें आपको बीच बीच में आपको मैथ्स की भी क्लासें आपको मिल जाएंगी, तो उसके लिए भी आप टेंशन मत रखिए। 2-4 क्लासें हम जरूर देंगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ के, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन यह है कि थोड़ा 2-4 वीडियो में भी कवर कर देंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस प्रकार से आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे केवल क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि 39 ये है तो इसका आंसर क्या हो जाए? 2:3 हो जाएगा। फिर 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका 15 मिनट। आप इसको सॉल्व कीजिए और बाद बाकी आंसर आप मैच कर लीजिए। फिर है 98 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे 1/a 1/b का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। उसके बाद में 99 का देखिए, तो 99 में आप देखिए 3 साझेदारी ए और बी सी है, 4,3842 लगातार मतलब इसका, इसमें भी आप देख लीजिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18,400। और लास्ट है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं और वह 756 मतों के अनुपात जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो ये होगी 1800। ठीक है, 1800। इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी आपको सेकेंड सेट मिलेगा, ये सेट पहला है। और जल्दी यानी कल आपको डेली एक वीडियो आपको 4 बजे मिल जाएगा। ठीक है, 4 बजे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा यहाँ से प्रैक्टिस सेट। ऐसे फिर हम और भी कोचिंग के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी कराएंगे, जैसे कि चच्चू IAS वो चच्चू करके है कोचिंग, हम उसके भी कराएंगे साथ साथ में, जिसके हम मेरे पास बहुत सारे हैं, तो हम सबको विधिवत रूप से आपको करा देंगे। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस से भी हो जाएगी, आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अन्य लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, जोड़ें सबको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।